ओके, सो आज हम डिस्कशन करेंगे पेपर 4 ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल अक्टूबर नवंबर 2022. The duration of this paper is 1 hour, all right, and we need to answer all the questions. Okay, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट यूनिट्स मेंशन करनी होती है, सारी वर्किंग शो करनी होती है, तो सारे स्टेप शो करोगे जितनी भी कैलकुलेशन होंगी. ओके, इस पेपर के टोटल मार्क्स 60 हैं. ओके, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं. नाउ in the first question, two gases A and B have the properties shown. A less dense than air, lighter than air. एक अमोनिया है, एक हाइड्रोजन है. सही है. Insoluble in water and it's colorless. Less dense than air, soluble, brown. Okay, so basically हमारे पास lighter than air है. Okay, some sets of apparatus P, Q, and R used to collect gases are shown. Okay. Okay. Name apparatus D. Apparatus D. Apparatus D को आप boiling tube भी कह सकते हैं. Okay. मैं इसको मेजरिंग सिलेंडर नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि उस पर कोई ग्रेजुएशन मार्क नहीं है. मैं इसको गैस जार नहीं कह सकता हूँ क्योंकि गैस जार यहाँ से इस तरह का बना हुआ होता है. ठीक है, ये राउंडेड है यहाँ से, इसका मतलब ये बॉइलिंग ट्यूब है. Q is used to collect gas B. Q is used to collect gas B. बिल्कुल सही बात है. जो लाइटर देन एयर होती है वो हमेशा डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट या अपवर्ड डिलीवरी मेथड के थ्रू कलेक्ट होती है. ऑलराइट, सो हम यहाँ पर थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देते हैं आपको. और ब्रीफिंग ये है कि जनाब ये गैस और ये गैस दोनों डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के थ्रू कलेक्ट होंगी. क्योंकि लाइटर देन एयर है, गैस जार इन्वर्टेड होगा, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के थ्रू कलेक्ट होगी. क्योंकि inverted jar, inverted boiling tube है. Okay, so state why R is not used to collect gas B. गैस B जो है वो वाटर में soluble है, तो इसका मतलब आप उसको D के थ्रू कलेक्ट नहीं कर सकते वरना वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी. ओके, तो आप लिखेंगे बिकॉज गैस B is soluble in water. Next is state why P is not used to collect gas B. P P इसलिए कलेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि ये जो P हमने दी हुई है आपको, ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है और अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट की जो गैस होती है वो यूजुअली हैवियर देन एयर होती है और डेंसर देन एयर. ओके, यूजुअली इसके थ्रू हम डेंसर देन एयर वाली गैस को कलेक्ट करते हैं एंड सिंस इट इज लाइटर देन एयर इसलिए कलेक्ट नहीं हो सकती. ओके, because gas B is lighter than air. Now the next is state why R is more suitable than Q to collect gas A. गैस ए को कलेक्ट करना चाहते हैं और गैस ए जो है वो इनसॉल्युबल है, कलरलेस है और लाइटर देन एयर है. ओके, और वो क्या कह रहे हैं कि वाई आर इज मोर सुटेबल देन क्यू बिकॉज इनसॉल्युबल इन वाटर है तो ओवर वाटर कलेक्ट हो जाएगी बेटा. सही है.
तो आप बोलेंगे गैस ए is insoluble in water, is insoluble in water, cannot soluble, hence we can collect it. Okay, hence we can collect it over water. Okay. R is more suitable than Q. R is more suitable than Q. Okay. इसमें एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, इसमें ये भी तो हो सकता है कि हमें इस क्यू के अंदर ये नहीं पता चल सकेगा कि गैस का कलेक्शन कंप्लीट हो गया है, क्योंकि गैस कलरलेस है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि गैस कितनी फिल हो गई है, और अगर वो फिल हो गई है तो कंप्लीट कलेक्शन हो गया उसका, तो ये पॉइंट भी ऐड कर देते हैं. इट माइट बी द वैलिड पॉइंट. In Q, it's not possible to tell that when is the gas was full in the boiling tube. ठीक है जनाब. Oh, that's the end of question number 1. Let's move on to the next question related to electrolysis. My favorite, your favorite. A student electrolysis to aqueous solution using the apparatus shown. Okay. आप जानते हैं कि इसमें आपके पास ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है. इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, कैथोड, और ये आपका क्या हो जाएगा, एनोड. सही है. और दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स कार्बन के हैं और ये आपका सॉल्यूशन है विच इज बेसिकली योर इलेक्ट्रोलाइट. वो कह रहे हैं कंप्लीट द टेबल. एक्वस कॉपर टू सल्फेट है. अच्छा ठीक, एक्वस कॉपर टू सल्फेट है. तो देखिए जरा हम यहाँ पर थोड़ी सी वर्किंग करके दिखाते हैं आपको. अगर कॉपर सल्फेट है तो उसके साथ वाटर भी होगा क्योंकि सॉल्यूशन है. वाटर की टर्म इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक्वस की टर्म लिखी हुई है. तो इसमें कॉपर आयंस होंगे, सल्फेट आयंस होंगे, इसमें हाइड्रोजन आयंस होंगे और इसमें हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे. ऑलराइट. याद रखिएगा कि कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं, कॉपर के इलेक्ट्रोड्स नहीं है. तो आप जानते हैं कि कॉपर डिस्चार्ज एट कैथोड, ऑब्वियसली कॉपर मेटल डिपॉजिट होगा एट कैथोड. सही है. और ये क्यों डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि लैनो डिस्चार्ज से करीब है. वेयर इज ऑन द अदर हैंड ये डिस्चार्ज होगा एट एनोड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस. सही है. सो ऑक्सीजन गैस की ऑब्जर्वेशन क्या है, कलरलेस, odorless bubbles of gas, colorless bubbles of gas. Name of the product कैथोड पे, नेम ऑफ द प्रोडक्ट कैथोड पे आएगा कॉपर. और जब कॉपर डिपॉजिट होता है, कॉपर डिपॉजिट होता है कैथोड पे तो पिंक ब्राउन सॉलिड होता है. पिंक ब्राउन सॉलिड डिपॉजिट होगा. इसके बाद वो कह रहे हैं एक्वस सोडियम क्लोराइड. ओके. और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है. सो गाइस हम यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हैं. ये है हमारे पास NaCl और ये है हमारे पास वाटर. That's what we have done in the class. We have sodium ion from here
and hydrogen ion from here. We have chloride ion here and hydroxide ion here. Obviously, this will discharge first from the electrolyte because of its high concentration, right? High concentration. तो अगर ये discharge होगा तो in the form of chlorine gas discharge होगा at anode. Okay. Whereas on the other hand, कि ये hydrogen ion line of discharge से करीब है according to my lecture. Hydrogen gas की form में discharge होगा at cathode. I hope it makes sense to you. We have done this whole example in the class. So on the basis of that हम यहाँ पर आंसर लिखते हैं. क्लोरीन का जो कलर है वो ग्रीन कलर का होगा. तो bubbles of a green color of gas is seen. हाइड्रोजन है, ऑब्जर्वेशन होगी colorless bubbles of gas. Okay. Next is describe the test you use to identify chlorine gas. Chlorine gas को टेस्ट करने के लिए हम लिटमस पेपर यूज करेंगे. Damn. Blue litmus paper. It bleaches litmus paper. और जब ब्लीच करेगा तो जाहिर सी बात है कलरलेस हो जाएगा. It bleaches damp blue litmus paper. Red litmus paper भी bleach हो जाता है by the way. Chlorine is toxic. Describe a safety precaution that the student should take because of this hazard. जाहिर सी बात है अगर टॉक्सिक गैस है तो उसको इनहेल करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, अच्छी बात नहीं है. इसलिए हम क्लोरीन को कलेक्ट करने के लिए फ्यूम कवर्ड यूज करेंगे. तो आप बताइए यहाँ पर कि टॉक्सिक गैसेस और पॉइजनस गैसेस usually collected in fume cupboard. Okay, that's the end of question number 2. Let's start with question number 3. That's the rate of reaction to question. Calcium carbonate reacts with dilute hydrochloric acid. तो जाहिर सी बात है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है. इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स नजर आएंगे, फिजिंग नजर आएगी आपको. तो बबल्स ऑफ गैस या एफरवेसेंस ऑफ गैस इज सीन. ठीक है. एंड ऑब्वियसली मुझे इसका वॉल्यूम भी कलेक्ट करना पड़ेगा in order to determine rate of reaction for this reaction. Okay, so a student investigates the rate of this reaction using 3 different concentration of hydrochloric acid. Okay, आप जानते हैं ये कॉटन वूल है, आप जानते हैं ये कॉनिकल फ्लास्क है, आप जानते हैं इस कॉनिकल फ्लास्क में हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है. ये एक हमारे पास बॉटल है, इस बॉटल के अंदर हमने कैल्शियम कार्बोनेट पेस्ट किया हुआ है. तो हमने इन सारी चीजों को एक साथ वेग किया और उस वेग का मास आया है 126.76, राइट. ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है बाय द वे. ये याद रखना कि मेरे पास मास कितना है इस वक्त 126.76 एंड दैट्स व्हाट आई हैव डन इन द क्लास, राइट. डायग्राम्स के साथ इसी तरह से करवाया मैंने आपको. तो कह रहे हैं the student adds all of the calcium carbonate in the sample bottle to dilute hydrochloric acid in E, replaces the sample bottle on the balance, record the mass every 30 seconds. Okay. इससे पहले हम आगे जाएं, एक चीज कि why are we using loosely fitting cotton wool plug? Loosely fitting cotton wool plug because ये कार्बन डाइऑक्साइड को slowly and gradually escape करने में help करता है. ठीक है. तो loosely fitting, it allows carbon dioxide to escape slowly and gradually. ठीक है. तो कह रहे हैं नेम द apparatus E. E क्या है भाई? कॉनिकल फ्लास्क. मैंने कहा था आपको, तो हम यहाँ कॉनिकल फ्लास्क लिख देते हैं.
नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड ऑफ द रिएक्शन, मैंने आपसे कहा था, डिस्क्राइब द टेस्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने के लिए हम पास द गैस थ्रू लाइम वाटर। ओके, ऑब्जर्वेशन क्या होगी, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की और लाइम वाटर टर्न्स क्लाउडी। ओके, now the next is explain why the mass decreases as time increases. Okay, जाहिर सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज होगी, तो जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी तो ये जो मास है ये कम होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, सो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो इसके कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो escape होगी, जिसकी वजह से मास कम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल escape, ये सारी बातें हमने क्लास में बताई हैं आपको, सब लिखी हुई हैं आपके पास। दिस विल lowers the mass, ठीक है। Next is the student uses the measurement of mass as time increases to determine the rate of this reaction. State a different measurement that the student could make as time increases to determine the rate of this reaction. यार तुम जानते हो कि rate of reaction जो है वो actually depend करता है different factors पे, right? तो भाई पहला फैक्टर है आपके पास सरफेस एरिया, और सिंस मैंने यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को सॉलिड फॉर्म में यूज किया है, तो मैं इसको पाउडर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करूंगा तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। दूसरा है आपके पास टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। नेक्स्ट है आपके पास प्रेशर, प्रेशर हम ले नहीं सकते, प्रेशर क्यों नहीं ले सकते, प्रेशर को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन हम प्रेशर इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर सॉलिड और एक्वस है, यहाँ पर गैस नहीं है, सही है। ओके, तो वी कैन नॉट यूज दिस वन, कैन नॉट यूज दिस वन, आइदर सरफेस एरिया और टेम्परेचर। सो 1 मार्क का है, तो मैं टेम्परेचर लिख देता हूँ एंड सरफेस एरिया लिख देता हूँ, और सरफेस एरिया। ठीक है। Next, in each of the three experiments, the student uses a different concentration of hydrochloric acid. All other variables are kept constant. That's a very powerful statement. यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी कांस्टेंट होता है जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। The three experiments are labeled X, Y and Z. ओके, आप नोट करें, कंसंट्रेशन ज्यादा थी, फिर कम हुई और मजीद कम हुई, इसका मतलब X की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा, Z की कंसंट्रेशन सबसे कम, उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगा। ओके, हम यहाँ लिख के भी दे देते हैं आपको, हायर रेट ऑफ रिएक्शन, और ये हो जाएगा लोअर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कंसंट्रेशन कम, रेट ऑफ रिएक्शन कम, कंसंट्रेशन ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। वो कह रहे हैं आपसे द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इन एक्सेस इन ईच ऑफ द थ्री एक्सपेरिमेंट। याद रखिएगा कि जब कोई भी चीज एक्सेस अमाउंट के अंदर होती है ना, तो वो फिर रेट ऑफ रिएक्शन पर असर नहीं डालती, ठीक है। अ कैटलिस्ट इज नॉट यूज्ड, identify two variables that should be kept constant in this investigation. That's a very very important हम सब जानते हैं कि टेम्परेचर की वजह से और सरफेस एरिया की वजह से जो है
सो मैं यहाँ पर टेम्परेचर लूंगा और मैं यहाँ पर सरफेस एरिया भी लूंगा। इन दोनों, यहाँ भी सॉलिड यहाँ भी सॉलिड। अगर मैंने टेम्परेचर यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस रखा है तो इसमें भी 25 डिग्री सेल्सियस और इसमें भी 25 डिग्री सेल्सियस। आई थिंक मैंने आई थिंक लेट मी चेक वन मोर टाइम। ओके। ओके, measurement of mass is time। ओके 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 ओ ओके, ये देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। और वो मुझसे पूछ रहा है कि state a different measurement that the student could make as time increases to determine the rate of reaction। तो my pardon, my mistake, ये टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, ये सरफेस एरिया नहीं होना चाहिए, ये वॉल्यूम ऑफ गैस होना चाहिए। ठीक है, मैंने ऊपर लिखा हुआ भी था, यहाँ लिखा हुआ था वॉल्यूम ऑफ गैस से आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, सो बी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन, बिकॉज मुझसे अगर गलती हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है। ठीक है, सो व्हेन यू रीड द क्वेश्चन मेक इट, यू नीड टू रीड इट वेरी वेरी केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली। ठीक है, okay, next is the student plots a graph of the results। hmm. अच्छा, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है मोस्ट स्टीपेस्ट कर्व होगा, और लीस्ट स्टीपर कर्व होगा यहाँ पर, राइट, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कम है। तो मोस्ट स्टीपर कर्व हायर रेट ऑफ रिएक्शन, लेस स्टीपर कर्व लोअर रेट ऑफ रिएक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने इनको देखना है। तो सबसे ज्यादा स्टीप ये है, तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, जिसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, ये उससे कम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा और ये सबसे कम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, describe how the graph is used to decide which experiment has the greatest rate। ग्रेटेस्ट रेट उसका होगा जिसका ग्रेडियंट सबसे ज्यादा होगा। तो आप लिखोगे स्टीपेस्ट कर्व give the greatest gradient, hence higher rate of reaction। इसके बाद वो कह रहे हैं राइट अ लेटर इन ईच बॉक्स इन द ग्राफ टू आइडेंटिफाई एक्सपेरिमेंट एक्स वाई एंड जी। ओके, एक्सपेरिमेंट एक्स वाई एंड जी। तो गाइस ये तुम्हारे पास जिसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है वो एक्स, फिर उससे कम वाई और फिर उससे कम जी। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी 1.0 मोल पर डीएम क्यूब, इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी 0.5 मोल पर डीएम क्यूब, अगर आपको याद हो। इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी 0.25 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, डिस्क्राइब हाउ द ग्राफ शोज दैट द रिएक्शन स्टॉप। भाई ग्राफ जो है वो लेवल ऑफ हो गया है, ये भी बताया आपको कि जब ग्राफ लेवल ऑफ हो जाए इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, रिएक्शन स्टॉप हो गया। सो ग्राफ levels off। Okay, explain why the reaction stopped।
भाई रिएक्शन क्यों स्टॉप हो गया? रिएक्शन इसलिए स्टॉप हो गया क्योंकि रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कंज्यूम हो गए। और रिएक्टेंट्स कौन से थे? कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने कैल्शियम कार्बोनेट क्यों लिया? इसलिए क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि HCl एक्सेस में। कहाँ लिखा हुआ है कि HCl एक्सेस में? ये लिखा हुआ है HCl एक्सेस में। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा कैल्शियम कार्बोनेट हैज बीन यूज्ड अप, has been used up fully. All right. Hmm. Question number 4. My goodness. Question 4. A student is provided with 2 bottles labeled A and B and a supply of dilute hydrochloric acid. ये वो क्वेश्चन है जिसके मुताबिक मैंने क्लास में आपको कई मरतबा बोला कि इट इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन एंड आई थिंक ये 6 मार्क्स का है और आपको ये पूरा प्लान करके खुद से करना होता है। इस पे एग्जामिनर इन्फॉर्मेशन दे देता है, उस इन्फॉर्मेशन को फिर आपने बहुत सीक्वेंस वे में बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में लिख कर देना होता है एग्जामिनर को, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। एंड इट इज नॉट एन इजी टास्क, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ऑलराइट, इसको कहते हैं प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन। So let's start with the question. A student is provided with 2 bottles labeled A and B and a supply of dilute hydrochloric acid. Okay, acid है हमारे पास. One of the bottles contain 1 gram of solid potassium carbonate. Okay, मुझे potassium carbonate इसमें से एक बॉटल के अंदर है और उसका मास 1 ग्राम है. Okay, 1 ग्राम. तो मैं यहाँ से मोल्स ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट कैलकुलेट कर सकता हूँ, राइट? उसके बाद वो कहना था अदर बॉटल कंटेन 1 ग्राम ऑफ सॉलिड पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट KHCO3. The reaction between potassium carbonate and dilute hydrochloric acid is exothermic. The reaction between potassium hydrogen carbonate and dilute hydrochloric acid is endothermic. Okay, that's very very important. ये बहुत ही important informations हैं, ठीक है? Plan experiments using the reaction of each solid with dilute hydrochloric acid to decide which solid is in each bottle, which reaction has the greatest heat energy per gram of solid. Your plan may be use any of the apparatus normally found in a chemistry laboratory, but no other chemicals. Your plan must state all the measurements you need to make. Your plan must use the same experimental procedure for each solid. That's the situation. मुझे क्या क्या बताना है? मुझे सारे के सारे स्टेट करनी है मेजरमेंट्स, मुझे सारे के सारे प्लान के अंदर सेम एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर रखना है। इसके अलावा जो भी किस सॉलिड को किस बॉटल में लिया गया है, रिएक्शन से हीट चेंज पर ग्राम ऑफ सॉलिड बताना है। दैट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इज व्हाई इट हैज 6 मार्क्स। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा? मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि मैं इस ए को यानी इस 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट को HCl में प्लेस करूंगा। इस बल्कि हम क्या करेंगे कि जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको बॉटल ए में भी प्लेस करेंगे कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट और बॉटल बी में भी प्लेस करेंगे कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दैट्स माय फर्स्ट स्टेप। प्लेस, अब उसने कहा है कि मेजरमेंट्स लेनी है तो मुझे HCl प्लेस करना है, तो कितना HCl प्लेस करूं भाई? 10 cm³ कर लेते हैं, सही है। प्लेस, आपको आइडिया से कोई चीज लिखनी होती है। अब बहुत ज्यादा मैं 200 सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिख सकता हूँ, मैं 100 सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिख सकता हूँ। वजह वजह ये कि भाई 1 ग्राम सॉलिड है, 1 ग्राम सॉलिड के लिए मुझे थोड़ा सा ही एसिड चाहिए, तो मैं कोई सेंसिबल वैल्यू लिखूंगा। 10 cm³ लिख लेता हूँ, 15 cm³ लिख लेता हूँ, 20 cm³ लिख लेता हूँ। यू कैन यूज एनी वैल्यू, लेकिन रैशनल होनी चाहिए हर चीज, ठीक है? सो प्लेस 10 cm³ of dilute hydrochloric acid in both in bottle A and B
containing 1 gram of solid potassium carbonate and potassium hydrogen carbonate respectively. सही है, मेरा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा? जाहिर सी बात है, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके नतीजे में टेम्परेचर में वेरिएशन आएगी, मैं उस वेरिएशन को नोट डाउन करूंगा फॉर बोथ bottle A and B as a result of reaction as a result of reaction temperature changes both for bottle A and bottle B। मान लीजिए एक मिनट के लिए कि मेरे पास जो टेम्परेचर आया है फॉर बॉटल ए वो 25 डिग्री सेल्सियस है, और जो मेरे पास टेम्परेचर आया है फॉर बॉटल बी वो मेरे पास 30 डिग्री सेल्सियस है। ये भी मैं अजम्पशन के तौर पे लिख रहा हूँ, आप कोई सी भी वैल्यू लिख सकते हैं, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, यू कैन राइट एनी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ने एग्जैक्ट चीज नहीं मांगी थी, एग्जामिनर ने सिर्फ आपसे आइडिया मांगा हुआ है, यू शुड हैव एन आइडिया कि भाई किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो आपने जैसे इसको ऐड कर दिया तो टेम्परेचर चेंज होगा एज अ रिजल्ट रिएक्शन, एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर चेंजेस। होल्ड ऑन टेम्परेचर चेंजेस होता रहा है, लेकिन टेम्परेचर को मैं यूज मेजर कैसे करूंगा? थर्मामीटर के थ्रू। तो आई नीड टू राइट डाउन दैट apparatus, क्योंकि उसने मुझसे कहा apparatus मेंशन करो। सो टेम्परेचर चेंजेस बोथ फॉर temperature, this value determines via thermometer। ठीक है, ऑलराइट। हमने जो HCl लिया था उसकी कंसंट्रेशन हमने सेम रखी है दोनों एक्सपेरिमेंट्स के लिए, दोनों ए और बी के लिए। ठीक है, it is to be noted that concentration of HCl for both the experiment would be same, that is 0.1 mole per dm cube। सही है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आप फाइनल टेम्परेचर नोट डाउन करोगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द रिएक्शन determine the final temperature। ठीक है, जब आपको इनिशियल टेम्परेचर मिलता है, आपको फाइनल टेम्परेचर मिलता है, तो आप टेम्परेचर चेंज मालूम करोगे फॉर बोथ द सॉलिड्स। नाउ मेजर द टेम्परेचर चेंज for both the solids A and B। हाँ, तो आप टेम्परेचर यहाँ मेंशन कर सकते हैं, फाइनल टेम्परेचर जिसको हम कह सकते हैं टेम्परेचर फॉर ए आफ्टर एक्सपेरिमेंट हो जाएगा 30, और टेम्परेचर
For B after experiment हो जाएगा 35, and that's how you need to find out the temperature. तो delta T कितना हो जाएगा? Third for A कितना हो जाएगा? 30 minus 25, that is 5 डिग्री सेल्सियस, राइट? जबकि इसके लिए डेल्टा टी कितना होगा? 35 minus 30 is basically 5 डिग्री सेल्सियस। तो सरप्राइजिंगली यहाँ पर सेम आ रहा है टेम्परेचर चेंज। यूजुअली अगर आप प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो वो डिफरेंट आएगा, ठीक है? तो मैंने तो वैल्यूज अज्यूम किए हैं, इसलिए आंसर सेम आ रहा है, बट एग्जामिनर को पता है कि आपने क्या किया। एंड दैट्स हाउ यू नीड टू राइट दिस होल एक्सपेरिमेंट। और देखो, जब आपके पास डेल्टा टी आ जाएगा, आपके पास कंसंट्रेशन है, आपके पास वॉल्यूम है, तो आपने क्या करना है? आपने फिर एनर्जी चेंज निकालना है उसके लिए। ओके, सो ये वो पैटर्न है जिसके थ्रू आप दोनों सॉलिड्स के लिए जो है वो एनर्जी निकालोगे, टेम्परेचर चेंज निकालोगे। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। लेकिन ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से लिखना होता है, बहुत सोच समझ के लिखना होता है, एंड यू गाइज नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, फॉर दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज ये आसान नहीं होते हैं, ये बहुत मुश्किल होते हैं। हम एक और क्राइटेरिया बता देते हैं आपको। हम यहां लिख देते हैं ए सॉलिड ए, और यहां लिख देते हैं सॉलिड बी। ठीक है, हम यहां लिख देते हैं concentration of HCl for both the experiment is 0.1 mole per dmq। देखो, हम इस तरह से भी लिख के दे सकते हैं। ये भी कितना है? 0.1 मोल पर dmq। दोनों को डिटरमिन करने के लिए मैंने वॉल्यूम ऑफ HCl कितना लिया है? 10 cm3। इसमें भी 10 cm3 था, इसमें भी 10 cm3 था। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर बिफोर एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा? T1 से रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने यहाँ पर लिया था 25 डिग्री सेल्सियस और मैंने यहाँ पर लिया था 30 डिग्री सेल्सियस, राइट? सिमिलरली फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा यहाँ से? T2 ये हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री सेल्सियस और ये हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से डेल्टा टी कितना हो जाएगा? डेल्टा टी हो जाएगा यहाँ से 5 डिग्री सेल्सियस और यहाँ से भी 5 डिग्री सेल्सियस। आप इस तरह से भी काम करके दे सकते हैं एग्जामिनर को, ये भी एक तरीका है काम करने का प्लानिंग में। लेकिन जब आप काम करते हैं ना, तो गाइस ख्याल रखते हैं कुछ चीजों का। पहली चीज, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए स्टेप टू स्टेप कर रहा हूँ। पहली चीज, जब आप कंसंट्रेशन कहेंगे तो उसकी यूनिट मेंशन करेंगे, मोल पर डीएमक्यू। वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर क्यूब। इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा? डिग्री सेल्सियस में। फाइनल टेम्परेचर भी क्या होगा? डिग्री सेल्सियस में। टेम्परेचर चेंज भी क्या होगा? डिग्री सेल्सियस में। और याद रखना, ये जो टेम्परेचर चेंज डिग्री सेल्सियस में होता है इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट नहीं करता हूँ। तो मेन क्वेश्चन इज क्यों नहीं कन्वर्ट करते? हम इसलिए कन्वर्ट नहीं करते बिकॉज 1 डिग्री सेल्सियस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 केल्विन। तो चेंज के लिए 1 डिग्री सेल्सियस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 केल्विन फॉर डेल्टा टी, इसलिए हम इसको केल्विन में कभी भी कन्वर्ट नहीं करते। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। वो कह रहे हैं आपसे सोल्यूशन के इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपकी एक एल्कली है, आप जानते हैं, ठीक है, वाटर सॉल्युबल है। A student determines the concentration of solution K using a method that involves titration. The student measures 25 cm³ of solution K using a pipette. Okay, K लिया है pipette के through. The student makes up the solution to 25 cm³ with distilled water. This is solution L. आपने क्या किया? 25 cm³ of K pipette से मेजर किया, मेजर करके उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में प्लेस किया 250 cm³ की। उसके बाद उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डिस्टिल्ड वाटर ऐड करके सॉल्यूशन को मेकअप कर दिया। ठीक है, और जब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन आ गया तो उस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? एल में, यानी आपने के से एल बनाया। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि आपने 25 cm³ यूज किया। वो कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई अ पिपेट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ मेजरिंग सिलेंडर टू मेजर 25 cm³ ऑफ सॉल्यूशन के। तो एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको, और मैंने उसमें कहा था कि अगर आपको फिक्स्ड वॉल्यूम को मेजर करना हो
तो आप पिपेट यूज करेंगे। हम मेजरिंग सिलेंडर भी यूज कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि पिपेट से मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट होगी, पिपेट से मेजर होने वाला वॉल्यूम ज्यादा एक्यूरेट होगा एज कम्पेयर टू मेजरिंग सिलेंडर। दोनों के डायमीटर में फर्क होता है। ऑलराइट, तो आप यहाँ लिखोगे वॉल्यूम measured by pipette is more accurate than measuring cylinder. Name the container in which solution L is made. Volumetric flask. शायद अब आपको एहसास हो रहा हो कि मैंने एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री को इतना डिटेल से क्यों पढ़ाया था, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनर के, बेसिक क्वेश्चंस हैं ये सारे। A pipette is used to transfer 20 cm cube solution L into a flask. आपने नोट किया, आपने 25 लिया, उसको 250 में बनाया, फिर उस 250 में से आपने क्या लिया है, 20 cm cube। ये याद रखने की बात है। Okay, the pipette is washed out before measuring solution L. Identify the liquid that is used to wash out the pipette. मैंने आपसे कहा था कि पिपेट को डिस्टिल वाटर से वॉश करते हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिस्टिल वाटर। और फिर रिंस करते हैं उसी सॉल्यूशन से जो उसमें लिया जाता है। तो मैंने पिपेट से क्या मेजर कर रहा हूँ, सॉल्यूशन एल मेजर कर रहा हूँ, राइट। तो मैं उस वॉश भी किससे करूंगा, सॉल्यूशन एल से करूंगा। वॉश का मतलब वो यहाँ पर रिंसिंग को ले रहे हैं, सही है। वॉश का मतलब क्या है, यहाँ पर रिंसिंग, रिंस कर रहे हैं। तो वॉश तो हम डिस्टिल वाटर से करते हैं, लेकिन रिंस किससे करते हैं, जिस सॉल्यूशन को लिया जाता है। तो कौन सा सॉल्यूशन ले रहा हूं मैं, एल। हम यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन एल, ठीक है, फॉर रिंसिंग। The difference in rinsing and washing of methyl orange to L in the flower orange क्या है भाई, आपका इंडिकेटर है आपका, और इस इंडिकेटर की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है मैंने आपको। एसिड में रेड होता है, एल्कली में येलो होता है। द स्टूडेंट fills a burette with 0.1 mole per dm cube sulfuric acid। हाँ जी, सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन गिवन है। The H2SO4 is added to the flask until there is a color change. Explain why conical flask is placed on a white tile। भाई white tile में white tile पे इसलिए रखा जाता है हमेशा हर टाइट्रेशन के अंदर, ताकि हमें बिल्कुल शार्प कलर एंड पॉइंट मिल जाए, राइट, और हम उस शार्प कलर एंड पॉइंट को क्लियरली देख सकें। To see the clear or sharp color change of endpoint। State the color changes of the methyl orange indicator at the endpoint। पहली बात कि भाई आपके पास ब्यूरेट में क्या है, एसिड, और एसिड में मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है, रेड। और फ्लास्क में क्या है आपके पास, कॉनिकल फ्लास्क, आई मीन कॉनिकल फ्लास्क में एल्कली है, और एल्कली के अंदर कलर क्या होता है इसका, येलो। तो जाहिर सी बात है पहले येलो कलर आएगा, फिर टाइट्रेशन करेंगे तो रेड आएगा। तो कलर ऑब्जर्वेशन इज येलो टू रेड। ओके, दैट्स व्हाट वी हैव डन। कलर ऑब्जर्वेशन हमेशा कॉनिकल फ्लास्क से मिलती है। तो पहले कॉनिकल फ्लास्क में कलर येलो था, जब टाइट्रेशन हो जाएगी तो रेड हो जाएगा। इस तरह से सोचेंगे बात को। The student does 3 titrations. The diagrams below show parts of the burettes with the liquid levels both at the beginning and at the end of each titration। ठीक है, सबसे पहली जो ब्यूरेट है मेरे पास वो है 0.0 और ये है 23.12। तो भाई हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं 0.0 और 23.2, 1 है और फिर 2 है, तो 23.2, तो डिफरेंस हो जाएगा 23.2 का। फिर दूसरी जो है वो है 24.2
और उसकी फाइनल ब्यूरेट रेटिंग है 46, 1 2 3 4 5, 46.5। सही है, तो यहाँ से इसका डिफरेंस आ जाएगा 22.3। उसके बाद नेक्स्ट 10.2, ये 1 ये 2, 10.2, और ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 32, 1 2 3 4 5 6 7, 32.7 हो जाएगा। ऑलराइट, ये हो जाएगा 32.7, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा बेटा मेरे पास 22.5। तो बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स कौन से होंगे? सेकंड एंड थर्ड। सही है, ठीक है। 0.1 का डिफरेंस है, वो कह रहे हैं बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स टू कैलकुलेट द एवरेज वॉल्यूम ऑफ H2SO4 एडेड। तो भाई एवरेज वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ये हो जाएगा 22.3 प्लस 22.5 डिवाइडेड बाय 2। सो मेरे पास आंसर कितना आएगा? 22.4 cm क्यूब। आप यहाँ पर रखिए इसको, 22.4 cm क्यूब। फिर वो आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इन द एवरेज वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोल पर dm क्यूब H2SO4। तो मुझे कंसंट्रेशन गिवन है, मुझे वॉल्यूम भी गिवन है 22.4, तो मैं मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैंने क्लास में सिखाई है ये बात आपको, क्लास में सिखाया ये कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब of H2SO4 contain 0.100 mole. Now we have 22.4 cm cube of H2SO4, ये हमारी टाइटल वैल्यू थी, उसमें कितने मोल्स होंगे? तो भाई ये हो जाएगा 0.1 into 22.4 divided by 1000 is going to be 2.24 times 10 to the power minus 3 moles. All right. Now in the next step, the equation for the reaction of sodium hydroxide with sulfuric acid is shown. Okay. Use this equation to calculate the number of moles of NaOH in 20 cm cube of solution L. Okay, okay, guys. Guys, the scene is कि 20 cm cube of solution L में calculation होगी। अच्छा, note करो NaOH और H2SO4 में according to the equation 2:1 का रेशो है। मैंने क्लास में बताया था कि जब डाइबेसिक एसिड होता है तो NaOH और H2SO4 के दरमियान रेशो हमेशा 2:1 का होगा। अच्छा, आपने कितने मोल्स कैलकुलेट किए हैं H2SO4 के? अभी 2.24 into 10 to the power minus 3, राइट। तो बताइए मोल्स ऑफ H2SO4, मोल्स ऑफ NaOH कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 4.48 into 10 to the power minus 3 मोल्स। यहाँ लिख देता हूँ 4.48 into 10 to the power minus 3 moles। फिर वो कह रहे हैं आपसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH into 50 cm क्यूब। तो भाई आपने 20 cm क्यूब लिया था, ये जो मोल्स आपने NaOH के कैलकुलेट किए हैं ये 20 cm क्यूब में कैलकुलेट किए थे, राइट। 4.48 into 10 to the power minus 3, तो 250 cm क्यूब में कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा 250 divided by 20 is going to be 0.065, सॉरी 0.056 moles। यहाँ लिख देते हैं 0.056 moles। फिर वो कह रहे हैं डिड्यूस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इन 25 cm क्यूब सॉल्यूशन के। भाई आपने क्या किया था, आपको याद है? आपने K लिया था, K से L बनाया था, तो जो मोल्स L के अंदर हैं वही मोल्स K के अंदर भी होंगे। मोल्स तो चेंज नहीं होते ना, वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है बस, सेम नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। 0.056 मोल्स, ठीक है। तो जो 250 में मोल्स आए वही 25 में होंगे, आप ये कह सकते हो।
आप लिख सकते हो कि moles in 250 cm cube is equals to moles in 25.0 cm cube of solution K. Moles in 250 cm cube of solution L. ये कह रहे हैं ना हम, इस तरह से लिखो, ठीक है? तो मोल सेम हो जाएंगे, राइट? Now the next is calculate the concentration of solution K in mole per dm cube. 25 cm cube में आपके पास ये मोल्स आएंगे, राइट? So 25 cm cube of NaOH in solution K contain 0.056 moles. I need to convert them into concentration, and for that मैं उसको 1000 सेंटीमीटर क्यूब से कंपेयर कर लूंगा. तो अगर मैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब से कंपेयर करूंगा तो ये हो जाएगा 0.056 मल्टीप्लाई बाय 1000 divided by 25. So 0.056 into 1000 divided by 25 is going to be 2.24 mole per dm cube. So मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर 2.24 मोल पर dm क्यूब. ओके, उसके बाद है आपके पास a different student does the same experiment using 20 drops of methyl orange instead of 2 drops of methyl orange. मैंने आपसे यही कहा था कि हम 2 to 3 ड्रॉप्स इंडिकेटर का यूज करते हैं, चाहे कोई भी इंडिकेटर हो. अगर हम बहुत ही एक्सेस अमाउंट ऑफ इंडिकेटर यूज करेंगे तो उससे वैल्यूज में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं. क्यों आनी शुरू हो जाती हैं? अब जरा गौर से सुनिएगा. ये लिखा हुआ है मिथाइल ऑरेंज इज एसिडिक. तो अगर आपने 20 ड्रॉप्स ऑफ मैथिल ऑरेंज लिए हैं तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन में एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा. तो जब एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज की वजह से, तो वो जाहिर सी बात है ज्यादा वॉल्यूम कंज्यूम करेगा NaOH का. तो जो एवरेज टाइट्रेशन वॉल्यूम आ रहा होता है वो चेंज हो जाएगा आपके पास, राइट? तो जरा देखिए, स्टेट इफ द एवरेज टाइट्रेशन वॉल्यूम इज स्मॉलर, लार्जर और अनचेंज्ड व्हेन 20 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज आर यूज्ड. एक्सप्लेन योर आंसर. जाहिर सी बात है some of the methyl orange, some of the methyl orange is used to neutralize NaOH. तो अगर ये वाले ड्रॉप्स NaOH को न्यूट्रलाइज करने में इस्तेमाल हो गए तो जाहिर सी बात है फिर मुझे इसका कम वॉल्यूम चाहिए न्यूट्रलाइजेशन के लिए, राइट? तो वॉल्यूम वुड बी स्मॉलर, राइट? So less volume of H2SO4 is needed for neutralization. And that's a brilliant question. ठीक है? Question number 6. A student is provided with aqueous copper sulfate, aqueous aluminum sulfate, and aqueous solution labeled X. The student tests 3 solutions by adding each reagent shown in the table. Complete the table with the expected observations. Okay. आपके पास aqueous sodium hydroxide है और आपके पास red brown precipitates आ रहे हैं. तो भाई अगर red brown precipitates आ रहे हैं आपके पास तो ऑब्वियसली उसकी रीजन ये होगी ओके कॉपर टू सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट. अच्छा, कॉपर टू सल्फेट में हमारे पास ब्लू प्रेसिपिटेट्स होते हैं और प्रेसिपिटेट्स आप शॉर्ट लिखेंगे पूरा लिखेंगे.
ऑलराइट, जबकि एल्यूमिनियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं। और एक हमारे पास X है जिसके रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट्स हैं, ठीक है। और रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट्स किसके होते हैं अगर आपको याद हो, आयरन 3 आयंस के होते हैं। मतलब आपको बहुत अच्छे से कैटाइंस और एनाइंस की सिचुएशंस याद हो, राइट। फिर वो कह रहे हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस, जो ब्लू प्रेसिपिटेट्स है वो रिमेन्स इनसॉल्युबल। तो आप यहाँ लिखेंगे ब्लू precipitates remains insoluble। एल्यूमिनियम सल्फेट एक्वस NaOH में क्या होगा, सॉल्युबल। तो आप यहाँ लिखेंगे व्हाइट प्रेसिपिटेट और soluble giving colorless solution। अच्छा, जो X है आपके पास उसकी खास बात यह है कि प्रेसिपिटेट रिमेन्स इनसॉल्युबल, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्वस अमोनिया ऐड करेंगे तो कॉपर टू सल्फेट में डार्क ब्लू या डीप ब्लू प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे, राइट। जबकि एल्यूमिनियम के अंदर क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आएंगे। अच्छा, यहाँ पर रेड ब्राउन ही है, उसमें चेंज नहीं आ रहा। अगर मैं एक्सेस एक्वस अमोनिया ले लूं तो फिर क्या होगा, ये जो डार्क ब्लू प्रेसिपिटेट्स हैं ये डिसॉल्व होकर डीप ब्लू सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। डार्क ब्लू precipitate will dissolve and dark blue solution appears or forms. Okay, white precipitates aluminum ions के in excess aqueous ammonia remains insoluble. White precipitates remains insoluble. Okay, the next is aqueous silver nitrate and dilute nitric acid। भाई कॉपर सल्फेट में तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट हैलाइड आयंस को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। इसी तरह से ये जो आपके पास रिएक्शन है एल्यूमिनियम सल्फेट का, इसमें भी नो रिएक्शन होगा क्योंकि हैलाइड आयंस टेस्ट नहीं हो रहे। लेकिन यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं और आप जानते हैं कि व्हाइट प्रेसिपिटेट्स अगर सिल्वर नाइट्रेट से हो तो इसका मतलब क्लोराइड आयंस होते हैं। तो ये क्लोराइड आयंस हो गए और ये Fe3+ आयंस हो गए। चीजें तो कवर कर ली हैं। फिर उसके बाद एक्वस बेरियम नाइट्रेट एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब ये आपके पास सल्फेट आयंस हैं, आपने बेरियम क्लोराइड ऐड किया तो बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। अच्छा, एक और चीज, यही बेरियम नाइट्रेट आपने इसमें भी ऐड किया तो इसके पास भी सल्फेट है तो ये भी बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स देगा। ओके, जबकि यहाँ पर कोई व्हाइट प्रेसिपिटेट्स नहीं आ रहे, इसका मतलब सल्फेट नहीं है, इसका मतलब क्लोराइड था और इसका मतलब Fe3+ आयंस थे, राइट। आइडेंटिफाई एक्स, तो आप लिखेंगे यहाँ पर आयरन 3 क्लोराइड। आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहे हैं तो आप नाम भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। मैं दोनों लिख के दूंगा एग्जामिनर को क्योंकि मुझे मार्किंग स्कीम का नहीं पता होगा, मैं इस तरह से आंसर दूंगा। ये तरीका होता है आंसर देने का, ठीक है। और 2 मार्क्स का है तो इसका मतलब फॉर्मूला और नाम दोनों देने, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट।
फॉर्मूला और नाम दोनों देने हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है? That's the end of question number 6. Let's move on to the next question. That is question number 7. अगर आपने नोटिस किया हो, इस एटीपी के पेपर में 2 क्वेश्चन सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस से पूछे हैं एग्जामिनर ने, सही है? A student passes electricity through an aqueous solution of zinc sulfate using an inert anode and zinc cathode of known mass. Okay, ठीक है. That's the important part. भाई ये जो आपके पास जिंक का कैथोड है और ये एक इनर्ट एनोड है, इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट का है, ये आपका हो जाएगा कैथोड और ये आपका हो जाएगा एनोड. ये हो गया आपका एनोड which is positively charged और ये हो जाएगा आपका कैथोड which is negatively charged. Okay. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिंक इज डिपॉजिटेड एट कैथोड. भैया अब जरा थोड़ी सी देख लें सिनेरियो. सिनेरियो ये है कि मेरे पास जिंक सल्फेट है और वाटर भी है. वाटर कहाँ से मिला मुझे? क्योंकि एक्वस की टर्म यूज की हुई है. इसका मतलब इसमें जिंक आयंस होंगे, इसमें हाइड्रोजन आयंस होंगे, इसमें सल्फेट आयंस होंगे और इसमें हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे. एग्जामिनर ने मुझसे कह दिया कि जिंक इज डिपॉजिटेड एट कैथोड. इसका मतलब कैथोड पे ये डिस्चार्ज होगा इन द फॉर्म ऑफ जिंक. तो अगर ये डिस्चार्ज होगा तो ऑब्वियसली इसकी इक्वेशन ये बनेगी. ओके. और ऑब्वियसली मुझे लगता है कि हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज एट एनोड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस. और इस इक्वेशन को बनाने की मैंने इक्वेशन दी हुई है और मैंने कहा था कि याद कर लेना. अगर कॉन्सेप्ट, मैंने कॉन्सेप्ट भी दिया है और इक्वेशन भी दी है, मैंने कहा याद कर लेना क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है पेपर में. ओके, आगे चलते हैं. आफ्टर 5 minutes the student removes the cathode to determine the mass of zinc deposited. Okay, state what the student does to the cathode after removing it from the solution but before placing it on the balance to measure the mass. जाहिर सी बात है, जब आप इस इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट में से बाहर निकालोगे तो इलेक्ट्रोड के पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट होगा. उस इलेक्ट्रोलाइट को बहुत केयरफुली हमने रिमूव करना है बाय यूजिंग डिस्टिल्ड वाटर. फॉर दैट वी नीड टू वॉश द इलेक्ट्रोड. ओके, और जब डिस्टिल्ड वाटर से वॉश कर लेंगे तो फिर उसको ड्राई करेंगे और फिर मेजर करेंगे उसका मास. मैं यहाँ लिखूंगा वॉश द इलेक्ट्रोड with distilled water to remove zinc sulfate and then dry. Okay. Next is the student measures the mass of cathode and then put it back into the circuit and continues the experiment. The student determines the mass of zinc deposited every 5 minutes. So जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो मास भी डिपॉजिट नहीं हुआ था. फिर 5 मिनट्स पे 0.29. तो आप नोट करें जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड इंक्रीज हो रहा है. लेकिन आप नोट करें इस जगह पर आकर नो चेंज इन मास, यानी रिएक्शन कंप्लीट हो गया है ना. रिएक्शन फिनिश्ड हो गया. रिएक्शन इज फिनिश्ड. कि मास में मजीद कोई चेंजेस नहीं आ रही. राइट. वो कह रहे हैं आपसे प्लॉट द रिजल्ट्स फ्रॉम द टेबल ऑन द ग्रिड, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द फर्स्ट 5 पॉइंट्स, ड्रॉ अनदर स्ट्रेट लाइन थ्रू द लास्ट 3 पॉइंट्स, एक्सटेंड बोथ लाइंस सो दे इंटरसेक्टेड. मैंने क्लास में आपको करवाया है कि भाई ये पॉइंट्स मैंने प्लॉट पहले से करके रखे हुए थे टाइम सेव करने की वजह से. राइट. ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा. आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत आसान है. मैं करके दिखा देता हूँ आपको कि मैंने क्या. ठीक है, देखो मैंने क्या किया था, मैं आपको समझा देता हूँ.
कि बैक एंड फोर्थ जाना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब जरा देखो, ये 0 है, ये भी 0 है, ये पॉइंट आ गया। फिर 5 मिनट्स के ऊपर यानी इस पॉइंट के ऊपर कितना है, 0.29। तो ये 0.2 है, ये 0.3 है बीच में, और ये 0.4 है, तो ये 0.29 हो गया यहाँ पर, राइट। फिर 10 मिनट्स यानी इस पर मेरे पास 0.59 है, ये 0.6 है, तो यकीनन यहाँ कहीं 0.59 होगा, राइट। इसी तरह से 15 मिनट्स है, ये रहा 15 मिनट्स, इसके ऊपर 0.88 है, तो ये 0.8 है, ये 1 है, तो 0.88 समवेयर अराउंड यहाँ होगा आपके पास, ठीक है। तो मैंने ये पूरा प्लॉट इस तरह से किया है। आखिर के 3 पॉइंट्स मैंने उसने बोला था हॉरिजॉन्टल होने चाहिए, मैंने लिखे। उसने कहा था एक्सटेंड करो इसको, तो मैंने एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने को एक्स्ट्रापोलेट भी कहते हैं, तो ये एक्स्ट्रापोलेशन कर लिया मैंने। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू, ठीक है। वो कह रहे हैं यूज योर ग्राफ टू डिटरमिन द मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड आफ्टर 18 मिनट्स। 18 मिनट्स के बाद, यानी इस पॉइंट के ऊपर कितना मास आपका आ रहा है। ओके, ये है आपका मास डिपॉजिटेड। सही है, आई होप मैंने बिल्कुल सही बनाया। तो ये मेरे पास आया है तकरीबन 1.0 1.0 1.05 1.06 आया मेरे पास अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। मैं यहाँ लिखूंगा 1.06 ग्राम। फिर वो कह रहे हैं यूज योर ग्राफ the minimum time taken for all the zinc to be यहाँ जाकर डिपॉजिट हुआ ना जिंक। मिनिमम टाइम टेकन फॉर ऑल द जिंक टू बी डिपॉजिटेड, तो ये 21 है और ये 25 है, तो 21 और 25 के बीच की कोई वैल्यू ले लीजिए। आई थिंक इट्स 21 समथिंग करके। अगर मैं इस तरह से लूँ कर्व, तो ये समवेयर अराउंड यहाँ आएगा 21 के ऊपर, 21 पॉइंट समथिंग पे, राइट। अगर मैं इसको स्केच करूँ इस तरह से, इस तरह से, तो ये बेसिकली यहाँ, तो बेसिकली ये यहाँ खत्म हो रहा है, तो ये तकरीबन 21 पॉइंट समथिंग पे आकर खत्म होगा। तो मैं एक आइडिया से लिख रहा हूँ 21.4 मिनट्स पे जाके खत्म हो रहा है, ठीक है। देन फिर उसके बाद है आपके पास oh that's the end of the paper. Oof. Thank you very much guys.